बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोसिंथेटिक यूनिट। देखो फोटोसिंथेटिक यूनिट इसके नाम से ही मेंशन हो रहा है, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, है ना। फोटोसिंथेसिस का जो सबसे पहला रूल होता है वो यही होता है कि प्लांट्स फूड की फॉर्मेशन तब करेंगे जब लाइट एनर्जी यानी कि जो सन की रेडिएंट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए। और वो वाले मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल, वो पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, कोई अकेला ये काम नहीं कर सकता, पूरा का पूरा ग्रुप मॉलिक्यूल्स का ये काम करता है, तो उन्हीं मॉलिक्यूल के उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्लियर। अब अगर इस फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात करें, इसको दो चीजें रहती है जो मिलके बनाती है, रिएक्शन सेंटर यानी कि जहां पर रिएक्शन होगी और उसकी हेल्प करने वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा। फोटोसिंथेटिक यूनिट दो चीजों से मिलके बनी हुई है, किस किस से, देखो फोटो सेंटर या जिसको कि हम रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये देखो, ये आपको P700 एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, लेकिन क्या ये यहाँ पर रिएक्शन हो रही है? एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल बताया था ना कि क्लोरोफिल ए जो रहते हैं वो दो होते हैं, P700 और 680। यहाँ पर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में तो चेंज हो रही है, लेकिन वो खुद थोड़े न कर रहे, बाकी के जो कैरोटिनोइड्स थे, क्लोरोफिल बी वगैरह, वो सब रेडिएशंस को लेते हैं और इसके हैंडओवर करते हैं। ये पूरी एक यूनिट, और इस यूनिट में दो चीजें हैं जहां पर मेन रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन सेंटर और ये जितने भी आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। तो लगभग एक रिएक्शन सेंटर के पास आपको 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब आगे क्या कहता है बेटा कि जो ये फोटो सेंटर होता है ये डाइमर है। डाइमर का मतलब दो चीजों से मिलके बना हुआ है। दो चीजों का मतलब स्पेशल टाइप का कोई क्लोरोफिल ए रहता है जिसको कि हम दो नाम देते हैं, या तो वो P700 होता है और इसके अलावा एक होता है P680, यानी कि अकेला ये नहीं होता। क्या होता है बेटा, ये दो होते हैं, कौन कौन से, P700 और इसके अलावा P680। क्या मतलब है 700 का? इसका मतलब है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द पिगमेंट, यानी कि कितनी एब्जॉर्प्शन ये लोग कर सकते हैं। हमने वेवलेंथ पढ़ी थी ना, कितनी वेवलेंथ तक ये मैक्सिममली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसी नाम पे। जैसे कि 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, या 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हमने इनको नाम दिया 700 या फिर 680। रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एट लॉन्गर वेवलेंथ। इसका मतलब इनके कंपेयर में जो ये रिएक्शन सेंटर होता है ये लाइट एनर्जी को काफी लंबी वेवलेंथ जो रहती है बेटा उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब इन हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की, ये डायग्राम ध्यान से देखना, जब हम इन हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दीज आर प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जितने भी जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इतने, इनको हम कंबाइंडली किस नाम से जानते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये जो क्लोरोफिल है ये दो है, P700 और P680। तो वो वाले मॉलिक्यूल जो कि इसके साथ काम करते हैं उनको हम बोलेंगे कौन से बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फिर दो के लिए है, ये पहला इस P700 वाले को बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, और जो 680 वाला होता है उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। तो सिंपल सी बात है, जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। अब समझ में आ गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो हैं। P700 वाले को हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, और अगर यहाँ पर P680 लिख रखा होता तो हम इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। क्लियर। अब सिर्फ इनकी बात करेंगे, किनकी, जो ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास आपको दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, एंटीना और कोर। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जब मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे थे, ये दो टाइप के होते हैं। देखो, जो सबसे नीचे जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, और जो बिल्कुल रिएक्शन सेंटर के पास रहते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, कोर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। एंटीना, जब हम छोटे थे ना तो टीवी के लिए DTH या केबल नहीं थी, एंटीने लगाए जाते थे, और कई बार जब वो खराब हो जाते थे, सिग्नल नहीं पकड़ते थे, तो उस एंटीना को घुमाया जाता था।
कि किस साइड हम एंटीना को घुमाएं कि वहां पर एक क्लियर इमेज आए, क्लियरली आने लग जाए। इसका क्या मतलब हुआ? सेम ये एंटीना का काम कर रहा है बेटा कि ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग अलग जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। लेकिन इनमें से कोई सा भी 700 नैनोमीटर से ज्यादा की एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 680 है तो 680 से नीचे की करेंगे। ये 700 का है, फोटो सिस्टम 1 है तो ये उससे नीचे नीचे की एब्जॉर्ब करेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? ले लिया। अब जैसे ही एंटीना जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इन्होंने लाइट एनर्जी को, ये देखो लाइट रेडिएशंस, यानी कि इन लाइट रेडिएशंस या इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये लोग हो जाएंगे एक्साइटेड, यानी कि ग्राउंड स्टेट से कहां पर चले गए बेटा? एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। अब एक्साइटेड स्टेट में ये लोग क्या करते हैं, और हमेशा याद रखना इनकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है दैट लास्ट फॉर द 10⁻⁹ सेकेंड। कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है? 10⁻⁹ सेकेंड के लिए रहती है। जैसे ही एंटीना मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं वो जो अलग अलग जो रेडिएशंस थी अब ये उसको किसको दे देंगे? कोर वालों को दे देंगे। जैसे ही कोर वाले उन रेडिएशंस को लेंगे ये ग्राउंड स्टेट से ये वाले क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो गए। जैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं बेटा ये सारे के सारे उन रेडिएशंस को किसके हैंड ओवर कर देंगे? उस मेन रिएक्शन सेंटर के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन सेंटर पे काम हो रहा है, लेकिन रिएक्शन सेंटर अकेला काम नहीं कर सकेगा अगर इसके पास ये लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो जो लाइट रेडिएशंस आती है फोटो सेंटर, यानी कि एक फोटो सेंटर बिना इन हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल के कुछ भी नहीं है। क्लियर? और इसके अलावा तो इसकी जो पहली डिपेंडेंसी हुई किसके लिए हुई कि वही अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उसके हैंड ओवर कर देते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कोई ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन स्टेट में जाएगा यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करता है। और ये फोटो सेंटर इन दोनों रिक्वायरमेंट के लिए इन सारे के सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो जी, अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम। हमने कहा कि दो टाइप के स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, पी या तो 700 या फिर जिसको कि हम 680 के नाम से जानते हैं। तो यानी कि दो फोटो सिस्टम बनते हैं। कौन कौन से? डाइमर बताया था ना, रिएक्शन सेंटर डाइमर होता है P700 और इसके अलावा P680। ये है बेटा, देखो इनको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम। कि हमने फोटोसिंथेटिक यूनिट पढ़ी। अब अगर फोटोसिंथेटिक यूनिट की हम बात करेंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट दो फॉर्म में होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक यूनिट के दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और हर एक फोटो सिस्टम में आपको लगभग 250 से लेके 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ये आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे कि क्लोरोफिल ए है जो कि अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो बेटा कर रहा है ना, और इधर भी क्लोरोफिल है और बाकी के भी हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इनके पास नियरली कितने 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इस वाले फोटो सिस्टम की। क्लियर? इसको हम नाम देते हैं बेटा फोटो सिस्टम 1। इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम। हमने फोटोसिंथेटिक यूनिट पढ़ी और ये उस यूनिट का एक सिस्टम होता है विच इज फाउंड इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ध्यान से सुनना, फोटो सिस्टम 1 आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके नीट का टॉपिक है। नॉन एप्रेस्ड, हमने ग्रेना में दो पार्ट पढ़े थे ना, कौन कौन से? एक तो जो बीच में दब जाता है यानी कि प्रेस हो जाता है, और जो ऊपर रहता है। तो फोटो सिस्टम 1 हमने कहाँ पर देखा था? नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड। और इसके अलावा फोटो सिस्टम 1 हमें स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर देखने को मिलेगा। पहली चीज क्लियर? अब एक बार इसकी पिक्चर ध्यान से देखना। जब हम फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं, देखो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इसके पास कम है, बट इट कंटेन लॉट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल।
यानी कि इसके पास हमें सबसे ज्यादा क्या देखने, इसमें देखो और इसमें देखो, इसके पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कम है, लेकिन इसके पास जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, काफी ज्यादा। देखो कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल काफी भी कम है, लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर। आगे चले, अगर अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक फोटो सेंटर, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि इसकी क्या करते हैं बेटा, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये 1 वाला है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 एंड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इसको जो जितने भी क्लोरोफिल्स रहते हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जानते हैं। फोटो सेंटर में क्या होता है, ये डाइमर होता है जो कि स्पेशल टाइप का ही कोई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, और इस स्पेशल टाइप के क्लोरोफिल ए को हम क्या नाम देते हैं, P700। क्लियर बेटा। जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में देखो कौन कौन है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है अलग अलग वेवलेंथ के, क्लोरोफिल बी है, और इसके अलावा कैरोटीनोइड्स होते हैं। क्लियर। अब हम जब इसको आगे डिटेल में लेके जाएंगे तो फोटो सिस्टम 1 में हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा, क्या देखने को मिलेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप का ही क्लोरोफिल होता है। A1 क्योनोन, FeX, इनकी सबकी आगे हमें फुल फॉर्म और ये सारा समझ में भी आएगा। FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने वहां पर 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ना, ये सारे के सारे फोटो सिस्टम 1 के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड इट हेल्प इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP की फॉर्मेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक, अगर वो बार बार घूमती है तो उसको साइक्लिक, और बस एक बार बनने के बाद वो रुक जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। जैसे एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, वापिस काम करने लग जाते हैं, वो होता है साइक्लिक। लेकिन एक बार जाए और फिर वो रिएक्शन बिल्कुल परमानेंटली बंद हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक के नाम से जानते हैं। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ही काम करते हैं। इनका अगर एक बार जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आगे हम आराम से इसको कर पाएंगे। उसके बाद आ जाओ इस फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। इसके पास भी आपको कुछ मिलेंगे, बट इट इज फाउंड इन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड। बेटा इनके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये अनअप्रेस्ड रीजन में रहता है ग्रेना थाइलेकोइड के, और स्ट्रोमा थाइलेकोइड में भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ हमें जो अप्रेस्ड, जो चीजें दबी हुई है ग्रेना थाइलेकोइड की, उसके अंदर मिलता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लगभग क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पर बी और कैरोटीनॉइड ए वाले के कंपेयर में कम थे, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल बी और जो क्लोरोफिल ए रहते हैं बेटा, उनकी जो कंटेंट रहती है लगभग इक्वल रहती है, ठीक है। लेकिन कैरोटीनॉइड, यहाँ पर कैरोटीन, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर कैरोटीनॉइड ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड रहते हैं इस फोटो सिस्टम 1 के कंपेयर में कम। जैसे यहाँ पर रिएक्शन सेंटर था, यहाँ भी जो ये फोटो सिस्टम 2 होता है बेटा, यहाँ पर एक क्या रहता है, रिएक्शन सेंटर। लेकिन एक सबसे खास बात, इट हैज ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। जो पानी टूटता है ना, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जब शुरू होती है तो क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर आता है, वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर ये उन इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है और ये एक साइड चलता रहता है। इसमें भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन वो सेकंड वाले होते हैं। इसके पास हमें ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, और ये आपके नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या क्या होता है। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स कंटेन मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इसमें हमें फियोफाइटिन, एक बार जब नाम पढ़ोगे तो अजीब लगेंगे, बट फिर आपको आदत पड़ जाएगी। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स,
ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन रहता है। देखो, इट पिकअप इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। ये क्या करता है फोटो सिस्टम 2, जब पानी टूटता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन से रिलीज आउट होते हैं ये उनको पिकअप करेगा, लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। मतलब ये चीजें हम ये आगे भी करेंगे कि उसके बाद ये किसको देगा, प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन जब आगे जाएगा तो वो ATP को बनाता है ADP से। लेकिन जो ये रहता है ये नॉन साइक्लिक है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 बार बार घूमता रहता है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक होता है। इट कैन ऑपरेट ओनली इन कंजक्शन विद फोटो सिस्टम 1। मोस्ट इंपोर्टेंट, फोटो सिस्टम 2 काम करता है लेकिन वो फोटो सिस्टम 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, वो काम करेगा फोटो सिस्टम 1 के साथ में। क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे फोटो सिस्टम। ये चीजें मैंने इसलिए करवाई क्योंकि अब हम आएंगे ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का है और ये इन दोनों का है कि कैसे ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये चीजें करवानी जरूरी इसलिए थी ताकि हमें ये सारे के सारे नाम याद रह सके। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों सिस्टम ATP को बनाते हैं। ATP को बनाना एक बार 10th क्लास की बुक उठा के देखना या मेरे वाले नोट्स उठा के देखना, उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की थी। लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH की फॉर्मेशन। बेटा ये साइक्लिक, ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये हम उस मैकेनिज्म को ही कर रहे हैं। ये पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। वाटर अपने आप नहीं टूट रहा है, ATP अपने आप नहीं बन रही है, उसको बनाने वाले जो चीजें हैं, जो सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे बेटा।